हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। हाइड्रोकार्बन के फिनिश करने के बाद मैंने ये सोचा कि इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेता हूं जो कि प्रीवियस ईयर के एम्स के क्वेश्चन हैं। तो एम्स एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में हम लोग थोड़ी बात करते हैं। इससे ये होगा कि हमें दो चीजें पता चलेगी कि जो पीछे हमने पढ़ा है, जो चीजें हमने पढ़ी है वो कैसे रिलेट कर रही है और कंप्लीटली वो एग्जाम के लिए सुटेबल है कि नहीं है, पूरा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर कोई नई चीज मिलती है क्वेश्चंस में, जैसे मैं भी आपको हमेशा ये कहता हूं कि आप क्वेश्चंस लगाइए, तो क्वेश्चन में अगर कोई नई चीज मिलती है तो उस तक हम पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, उसको परफेक्टली जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक लेक्चर एक्स्ट्रा इसके लिए रखता हूं मैं, और कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एम्स के हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। एम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड है। तो देखिए, इसमें इस सीरीज में कुछ क्वेश्चन देखिए कैसे डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन, उसमें मैं ऑप्शन आपको नहीं दूंगा, डायरेक्ट हम डिस्कस कर लेंगे। और जहां पे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ 3-हेक्सीन, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ for geometrical isomer of 3-hexene, geometrical isomer of 3-hexene, which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? Which of the following स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक स्ट्रक्चर है 3-हेक्सीन जिसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या करेक्ट होगा ये पूछा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और स्ट्रक्चर देखिए आपको दिया है यहां पे, देयर इज द स्ट्रक्चर। और ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है C2H5 और ये H, ठीक है। हेक्सथ्रीन 1 2 3 1 2 3 हेक्सथीन, तो दिस इज ट्रांसफॉर्म ऑफ हेक्सथ्रीन, ये इसका ट्रांस स्ट्रक्चर है। और दूसरा स्ट्रक्चर इसका जो गिवन है वो ऐसा है, द सेकेंड स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। और ये सिस हेक्स-3 का स्ट्रक्चर है, तो दिस वन इज द ट्रांस स्ट्रक्चर एंड दैट वन इज द सिस स्ट्रक्चर। तो सिस और ट्रांस दोनों स्ट्रक्चर दिया है। अब इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। मेल्टिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मेल्टिंग इज हाई एंड डाइपोल मूवमेंट इज ऑल्सो हाई फॉर ट्रांस। मेल्टिंग पॉइंट एंड डाइपोल मूवमेंट, melting point and dipole movement, melting point and dipole movement is high for trans। melting point and dipole movement is high for trans, ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपको गिवन है, melting point is low, melting point is low, melting point is low and dipole moment is also low, and dipole moment is also low for trans। dipole moment is also low for trans। और इसका ऑप्शन सी है, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, melting point is high and
डायपोल मूवमेंट इज लो, डायपोल मूवमेंट is low, melting point is high and dipole moment is low. और आंसर 4 है melting point is low and dipole moment is high. Melting point is low and dipole moment is high. Dipole moment is high. तो this is the answers. Okay, अब देखो इसको चेक करते हैं। तो कैसा फॉर्मेट है? ट्रांस वाला फॉर्मेट है। ट्रांस फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। ट्रांस फॉर्मेट का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होगा क्योंकि दो बल्कियर या दो सिमिलर ग्रुप जो होते हैं वो अपोजिट साइड होते हैं। दो सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड पर होते हैं और ट्रांस फॉर्मेट में दो अपोजिट ग्रुप जो सिमिलर ग्रुप जो है अपोजिट साइड होगा तो डायपोल मूवमेंट भी कम क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद है तो HCl तो कौन सा ज्यादा नेगेटिव है? क्लोरीन। तो फोर्स किधर चलेगा? इधर की तरफ चलेगा। जबकि ट्रांसफॉर्मेट में क्या होता है? ऑपोजिट साइड रहते हैं दोनों। तो ट्रांसफॉर्मेट में डायपोल मूवमेंट हमेशा 0 या मिनिमम आएगा। ट्रांसफॉर्मेट में डायपोल मूवमेंट हमेशा कैसा आएगा? मिनिमम आएगा। और मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा क्योंकि दो बल्कियर ग्रुप ऑपोजिट साइड पर होते हैं, दो सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड पर होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स कम लगता है। और रिपल्सिव फोर्स अगर कम है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड कैन बी क्लोजली पैक्ड इन द सॉलिड स्टेट, और वो सॉलिड स्टेट में क्लोजली पैक हो जाएगा। तो मेल्टिंग इज हायर एंड डायपोल मूवमेंट इज लो। मेल्टिंग पॉइंट इज हायर एंड डायपोल मूवमेंट इज लो। इट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और डायपोल मूवमेंट लो होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे वहां पर। अब उसको इन्होंने देखे यहां ला करके पूछा हाइड्रोकार्बन से रिलेट करके। एक्चुअली दिस क्वेश्चन ऑफ आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये 2018 का क्वेश्चन है एम्स का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? C6H5 मतलब फिनाइल के साथ CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3 reduced with sodium metal and liquid ammonia, reduced with sodium metal and liquid ammonia। तो क्या केस बनेगा? बर्क रिडक्शन का केस बनेगा। कौन सा केस है? बर्क रिडक्शन का केस है। और अगर बर्क रिडक्शन का केस है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसका? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? तो ये हो गया, देखिए C6H5 फिनाइल CH2 यहां तक कोई चेंज नहीं। इसके बाद ये C और C के साथ H डबल बॉन्ड CH और ये आ जाएगा CH3 ग्रुप। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट होगा। अगर इसको हम हाइड्रोजनेशन करते हैं इस कंपाउंड का तो करेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ट्रांसफॉर्मेट इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेट इस रिएक्शन का मोस्ट करेक्ट प्रोडक्ट होगा। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेट इज द मोस्ट करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिकॉज लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम मेटल इज ब्रिंग्स द ट्रांस एडिशन। पार्शियल एडिशन का केस है और क्या बनाते हैं? मेनली ट्रांस प्रोडक्ट बनाते हैं। इसकी जगह अगर पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट होता तो सिस, और अगर इसकी जगह पे ट्राइफेनाइल फॉस्फिन और रोडियम क्लोराइड होता तो भी सिस प्रोडक्ट बनता। तो इट इज क्लियर। अब बात करते हैं अगले कंपाउंड की। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम चाहिए। नेम ऑफ द कंपाउंड, नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? इस कंपाउंड का
सही IUPAC नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? ठीक है, इस कंपाउंड का सही IUPAC नाम क्या होगा? तो देखो इसमें जो साइक्लो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन से बड़ा है। साइक्लो स्ट्रक्चर इज कंटेनिंग मोर कार्बन एज कंपेयर टू ओपन चेन। साइक्लो में कार्बन ज्यादा है। ठीक, तो देखिए कैसे होगा, ये 1 से अटैच माना जाएगा, 1 2, तो ये 2 कार्बन हो गए, 1 2। साइड चेन का एग्जांपल भी है, तो यहां से ये 1 2 और 1 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल। दिस इज 1 मिथाइल। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको, और कैसे लिख सकते हैं, 1 की कंडीशन पर मिथाइल है, तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। अब ये कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन है। दिस इज चेन ऑफ 2 कार्बन एटम। तो इथाइल साइक्लोपेंटेन, इथाइल साइक्लोपेंटेन इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा, इथाइल साइक्लोपेंटेन। तो 1 मिथाइल, यहां पे देखिए 1 और ये 1 पे मिथाइल, तो 1 मिथाइल। 2 कार्बन तो इथाइल और ये साइक्लोपेंटेन, इथाइल साइक्लोपेंटेन। तो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, ये इस कंपाउंड का करेक्ट नाम है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, 2 प्रोडक्ट के लिए उसको जनरेट किया है, 2 अलग अलग तरीके से उसको पूछा है। सॉरी, देयर इज डबल बॉन्ड CH2 और 2 पैटर्न पे उसको पूछा क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा उसका, ये सॉल्व करना है। एक बार ऐसा बोला सिंपल हाइड्रोलिसिस करो, सिंपल हाइड्रोलिसिस करो, और एक बार ऐसा कहा है B2H6 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसके बाद फिर हाइड्रोलाइसिस। तब दोनों स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो पहले स्टेप में देखिए, पहले स्टेप में क्या हुआ, सिंपल प्रोडक्ट के बारे में बात किया है। तो ओवरऑल ये कंपाउंड क्या है पहले ये देखते हैं। तो द ओवरऑल कंपाउंड इज, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब तक स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तब तक आपको क्या करना है, ओवरऑल कंपाउंड क्या है इसको चेक करना आपके लिए जरूरी है। तो ये आ गया C और ये आ गया यहां से डबल बॉन्ड CH2, ये आपका रिएक्टेंट है, दिस इज द रिएक्टेंट। तो पहली बार जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइड्रोलिसिस, पहली बार जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर अलग अलग है, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर अलग अलग है, तो इट ओबे द मार्कोनिक ऑफ रूल। तो पहली बार का जो हाइड्रोलिसिस है वो क्या कैरी ऑन करेगा, मार्कोनिक ऑफ रूल कैरी करेगा, मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जाएगा, मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा पहली बार में, और मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। नेगेटिव किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम है, जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम है, किसके पास 0 हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव किधर को जाएगा, इसके ऑपोजिट साइड पर यहां आएगा। तो पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे वो कैसा होगा, उसका अपीयरेंस कैसा आएगा, पहले प्रोडक्ट का अपीयरेंस कैसा आएगा, इस C वाले कार्बन पर आएगा OH और ये कार्बन कैसा हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, ये पहला प्रोडक्ट है। और दूसरे बार में अब फिर से क्या सिचुएशन मिल रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है। तो अगर पेरोक्साइड रहता है रिएक्शन में, इफ देयर इज पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड है तो रिएक्शन कैसी होगी, अपोजिट ऑफ मार्कोनिक ऑफ रूल होगी। तब हाइड्रोलिसिस कैसा होगा, इस रिएक्टेंट का अपोजिट ऑफ मार्कोनिक ऑफ रूल। तो अब की बार नेगेटिव कहां जाएगा, अब की बार नेगेटिव जो है वो उस जगह पे जाएगा जहां पर
हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है तो ये ग्रुप क्या ऐसा हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। नाउ दिस टाइम द प्रोडक्ट इज CH2OH। अब की बार क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। तो जब हाइड्रेशन करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में तब क्या बन जाएगा, CH2OH। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहां पे ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल जाएगा प्रोडक्ट, ओके, ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। तो these two products are formed in the same chemical reaction। इस केमिकल रिएक्शन में ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका अगला क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो चीजें हमने पढ़ी है, जो भी चीजें हमने यहां तक मैकेनिज्म से लेके हाइड्रोकार्बन तक लाए हैं, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको बन जानी चाहिए, कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगले कंपाउंड पर, अगले इस पे बात करते हैं। 2017 का एक क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रेंथ, द बेसिक स्ट्रेंथ, द बेसिक स्ट्रेंथ, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ये पूछा है। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ये पहला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 1। इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, और इसके बाद CH3 CH2 नेगेटिव। दिस इज स्ट्रक्चर 2 एंड दिस इज स्ट्रक्चर 3। अब ये पूछा है कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो आपको याद होगा मैंने अल्काइंस, एल्कीन्स और एल्केन्स तीनों के लिए क्या बताया था, जिसमें S कैरेक्टर ज्यादा होता है, मोर S कैरेक्टर, मोर S कैरेक्टर, मोर S कैरेक्टर, मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक नेचर। जितना S कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो मोर S कैरेक्टर, मोर S कैरेक्टर, लेस बेसिक नेचर कहना पड़ेगा, लेस बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर उतना कम हो जाएगा। तो मोस्ट बेसिक कौन सा होगा इसमें से, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 3, बिकॉज एस कैरेक्टर इज ओनली 25, देन स्ट्रक्चर 2, देन स्ट्रक्चर 1, ठीक है। तो दिस इज द सिक्वेंसिंग ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगी। दिस इज द सिक्वेंसिंग ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोपाइन विथ Br2 एंड वाटर। प्रोपाइन को अगर हम Br2 और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, प्रोपाइन Br2 और उसके बाद फिर उसको वाटर के साथ ट्रीट करना है, तो प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या करना है, इसको Br2 के साथ ट्रीट करना है, Br2 का एडिशन करना है इस पे, मतलब तो क्या बन जाएगा CH3CBr और ये CHBr, दिस इज CHBr। अब क्या किया, उसका हाइड्रेशन किया, तो जब हाइड्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से H के साथ Br एलिमिनेट करेगा और OH ग्रुप यहां आ जाएगा, H के साथ Br एलिमिनेट करेगा तो HBr बाहर निकलेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना। अब यहां पे आ जाएगा ये C के साथ OH, मिनिमम पोजीशन पर OH नेगेटिव चला जाएगा और ये HBr यहां से पास हो जाएगा। यहां पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, डबल बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ट्रिपल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, HBr निकल गया। अब ये बन जाएगा CHBr, दिस कंपाउंड इज नाउ CHBr, ये कंपाउंड अब बन जाएगा ऐसा CHBr जैसा, है ना। तो फाइनली दिस कंपाउंड इज CHBr।
Br और OH कहां पे आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, और यहां से फिर ये कीटोनाइज करेगा। तो जब ये कीटोनाइज करेगा तो अगला कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CO CH2Br, CH2Br, ब्रोमो एसीटोन, 1 ब्रोमो एसीटोन, 1 ब्रोमो एसीटोन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, 1 ब्रोमो एसीटोन इस रिएक्शन का सही प्रोडक्ट होगा। 1 ब्रोमो एसीटोन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो ये प्रोपाइन का एडिशन Br2 के बाद, और उसके बाद फिर जब वाटर से ट्रीट किया तब ये फाइनल प्रोडक्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए हमने यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, Br2 और वाटर, तो Br2 और वाटर, तो Br2 और वाटर के साथ ये बना लेगा, जैसे HOCl बनता है ना, ऐसा बन जाएगा HOBr, HOBr, HOBr बन जाएगा, HOBr, और ये H प्लस आयन रिलीज कर देगा, है ना, HOBr बन जाएगा। फिर हम एक स्टेप में पहुंच जाएंगे, तो आ जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOBr, और HOBr हुआ तो ये OH नेगेटिव इधर और Br पॉजिटिव इधर, क्योंकि OH क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा, Br यहां कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव किधर जाएगा, जिधर हाइड्रोजन का नंबर कम था, लाइक HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये हो गया, देखिए CH3, ये क्या आ गया आपके पास COH, और ये डबल बॉन्ड CHBr आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव चार्ज वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम है। अब क्या करेगा, ये कीटोनाइज होगा, मोर स्टेबल के लिए बॉन्ड अपर साइड जाएगा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट इस रिएक्शन का बनेगा वो ऐसा हो जाएगा, CH3CO और ये CH2Br, CH2Br इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द अनदर मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो बस ये है इसमें कि एक्सरसाइज करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे कुछ चीजें जो नहीं क्लियर हुई है वो भी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए अब क्या कहा, प्रोपीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ, तो प्रोपीन का रिएक्शन B2H6 के साथ, प्रोपीन का रिएक्शन B2H6 के साथ। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो H2O2 के साथ हाइड्रोलाइसिस, H2O2 के साथ हाइड्रोलाइसिस। तो प्रोपीन को जब आप B2H6 से ट्रीट करते हैं तो हम ट्रीटमेंट के लिए क्या लेते हैं केमिकल, वहां पे ये हुआ प्रोपीन, B2H6 की जगह हम क्या लेते हैं, BH3 लेते हैं, BH3 बोरॉन हाइड्राइड, उसका डिकम्पोजिशन होने के बाद हमें क्या मिल जाता है, बोरॉन हाइड्राइड मिल जाता है। तो फाइनली ये क्या प्रोडक्ट देगा हमें, जब इसके हम तीनों मोल एक साथ लिख लें, तो तीनों मोल एक साथ लिख लेंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 और ये CH2 CH3 CH2 CH2 और होल थ्राइस B, होल थ्राइस B, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, होल थ्राइस B इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या मिल जाता है, प्रोपेनॉल मिल जाएगा। तो प्रोपेनॉल इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी होगा, प्रोपेनॉल और साथ में क्या मिल जाएगा, H3BO3 मिल जाएगा, H3BO3 इज द बाई प्रोडक्ट। तो प्रोपेनॉल इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इसमें जो ऑप्शंस हैं, इट कैरी प्रोपेन 1ऑल, प्रोपेन 2ऑल और नॉर्मल प्रोपेन 1,2 डाइमिथाइल
1,2-dimethoxypropane, 1,2-dimethoxypropane. So the correct answer is here propane 1-ol. Propane 1-ol is the correct answer. ठीक है, वैसे यहां पे सिंपली भी जा सकते थे. देखो अगर पूरा नहीं करना है आपको तो आपको पता है कि ये एडिशन करके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है. वाटर जोड़ना है तो क्या हो जाएगा H प्लस OH माइनस. तो नेगेटिव किधर जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज हो रहा है. क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज हो रहा है तो एंटी मॉर्कोनिक ऑफ लगेगा. नेगेटिव किधर जाएगा? जिधर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है. ठीक है, एंटी मॉर्कोनिक ऑफ रूल. तब भी बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH. तो सिंगल स्टेप में भी हम प्रोडक्ट ले सकते हैं. जब सीरीज ऑफ रिएक्शन रहती है तो इन सब चीजों की भी हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए कि हाउ टू टेक द प्रोडक्ट इन द सिंगल स्टेप. और ये केवल और केवल क्वेश्चंस करने से ही ये प्रैक्टिस आपकी होगी. अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिलेटिविटी विद द इंक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विद द इलेक्ट्रोफाइल. Arrange the following compound. Arrange the following compound. Arrange the following compound. Arrange the following compound in order of their in order of their decreasing relative reactivity. Increasing order of their relative decreasing reactivity with an electrophile. तो लेस मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव सर्च करना है यहां पे. अब देखिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या है. मिथॉक्सीबेंजीन, ये स्ट्रक्चर 1 है मिथॉक्सीबेंजीन. दूसरा स्ट्रक्चर है क्लोरोबेंजीन और तीसरा स्ट्रक्चर है नाइट्रोबेंजीन. तो अब देखो फिर से एक बार सोचते हैं. नाइट्रोबेंजीन आर द 3 स्ट्रक्चर्स. क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल किस पे सबसे पहले रिएक्ट करेगा. ऐसा भी पूछ सकते थे कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करेगा. ठीक, कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करेगा. तो देखो मिथॉक्सीबेंजीन के पास क्या सिचुएशन है? देयर इज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे स्पीडली बढ़ाएगा क्योंकि फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. क्लोरीन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है. ठीक है, तो इनमें से सबसे रेडिली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन बढ़ाने वाला है रिंग पर? मिथॉक्सीबेंजीन. फिर उसके बाद क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आना है. तो इलेक्ट्रोफाइल आना है तो उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए ना. और नाइट्रोबेंजीन कैसा है? इलेक्ट्रॉन पुल करता है ऑर्थो पैरा पोजीशन से, तो वो तो डेंसिटी घटाता है. तो नाइट्रोबेंजीन जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट नहीं करेगा बल्कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करेगा. ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन प्रमोट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो जो आपका मिथॉक्सी ग्रुप है ये सबसे ज्यादा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा. देन उसके बाद क्लोरीन, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है. और लास्ट नंबर पर आएगा नाइट्रोबेंजीन. तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ होगा ये हो जाएगा स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3. स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3. ओके, अब उसके बाद बात करते हैं अगले रिएक्शन पर. तो एक ऐसा ही स्ट्रक्चर और करते हैं तो थोड़ा सा और ये बात क्लियर हो जाएगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल. अभी इलेक्ट्रोफाइल लिखा था, अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इज. तो हम लोग बात कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में. थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया था. देखिए
इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को कौन प्रमोट करेगा? जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जितना ज्यादा कम कर पाएगा, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जितना ज्यादा कम कर पाएगा। तो ये अकेला इंडिविजुअली देखें तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो, ये ऐसा ग्रुप है, नेगेटिव आई का ग्रुप है, तो ये ऐसा कर सकता है। ये भी नेगेटिव आई का ग्रुप है, एंड दिस वन इज ऑल्सो, इसमें एक हिस्सा नेगेटिव आई का है, बट मिथाइल इज पॉजिटिव आई ग्रुप। तो सबसे वीक जो प्रमोटर होगा वो होगा इसमें C1, और सबसे ग्रेटर जो प्रमोटर होगा वो क्या हो जाएगा? दिस वन, क्योंकि इसके दोनों ग्रुप कैसे हैं? बोथ शो द नेगेटिव आई इफेक्ट। दोनों ग्रुप क्या करते हैं? नेगेटिव आई इफेक्ट शो करते हैं। बोथ द ग्रुप आर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। दोनों ग्रुप कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर हैं, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक, क्या क्वेश्चन था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल? कौन सा न्यूक्लियोफाइल के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्योंकि दोनों जो ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप है। ठीक, तो वो ग्रुप जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करेंगे, प्रमोट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, जो नेगेटिव आई वाले ग्रुप है, इट प्रमोट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करेंगे। दीज ग्रुप्स प्रमोट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करने वाले ग्रुप हैं। तो दिस इज द क्वेश्चंस based on hydrocarbon, a compound of molecular formula C6H14। molecular formula एक कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H14 है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज C6H14, has two tertiary carbon atom, जिसके पास दो टर्शरी कार्बन एटम बन जाए, has two tertiary carbon atom। Name IUPAC name of that compound, IUPAC name of the compound। तो उस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो हेक्सेन के 5 आइसोमर बनते हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो हेक्सेन से कुल 5 आइसोमर बनते हैं, है ना? एक नॉर्मल हेक्सेन, एक 2 मिथाइल पेंटेन, एक 3 मिथाइल पेंटेन। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में तो टर्शरी कार्बन कहीं से 2 मिल नहीं रहा है, टर्शरी कार्बन भी 2 होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका स्ट्रक्चर है इस टाइप का, ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर है, यहां पे देखो 2 टर्शरी कार्बन मिल रहे हैं। देयर इज 2 टर्शरी कार्बन, द कार्बन विच इज कंसर्न विथ 3 मोर कार्बन एटम, इट्स 3 बैलेंसेस आर कनेक्टेड विद द कार्बन एटम इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। तो इसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी कार्बन कहते हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो हेक्सेन का वो स्ट्रक्चर जिसमें 2 टर्शरी कार्बन मिलते हैं, उसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो इट्स IUPAC नेम इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो उस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। द हाइड्रोकार्बन which does not decolorize, which does not decolorize, which does not decolorize alkaline camenophore solution, does not decolorize alkaline camenophore solution, जो alkaline camenophore solution को decolorize नहीं करता है, does not decolorize
alkaline camenophore solution, and also do not give any precipitate with ammonical silver nitrate, and also do not give any precipitate with ammonical सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता है। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि कैमनोफोर को डीकलराइज नहीं करता है और वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता है, मतलब एसिटाइट टेस्ट भी नहीं देता है, उसके बारे में बताना है। तो दोनों ही चीजें नहीं करता है और पहला ही आंसर है बेंजीन। सेकंड ऑप्शन बी, बेंजीन के साथ साथ बेंजीन और दूसरे ऑप्शन है एसिटाइलिन। अगर एसिटाइलिन होता तो ये दोनों टेस्ट उसमें आ जाता। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि विच डीकलराइज द कैमनोफोर सॉल्यूशन एंड ऑल्सो गिव white precipitate with ammonical silver nitrate, तब आंसर हो जाता एसिटाइलिन। और तब सी भी आंसर होता। प्रोपाइन इज ऑल्सो देयर, प्रोपाइन भी इसका आंसर होता और आंसर ऑप्शन डी है। इसमें ऑप्शन डी है ब्यूट 1 आइन। तो ओनली द आंसर इज हियर बेंजीन। बेंजीन में जो अनसैचुरेशन है वो इस तरीके से चेक नहीं होता है, वो एसिटाइट टेस्ट या कैमनोफोर बेयर्स रिएजेंट से चेक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आंसर इज बेंजीन। एंड ऑल द अदर थ्री रिएक्टेंट गिव बोथ एसिटाइट टेस्ट एंड डीकलराइज द कैमनोफोर सॉल्यूशन। तीनों जो अलग हमारे केमिकल हैं बेंजीन को छोड़कर, वो कैमनोफोर को डीकलराइज भी करेंगे और पॉजिटिव एसिटाइट टेस्ट भी देंगे। तो ऑल्सो गिव पॉजिटिव एसिटाइट टेस्ट। एक और बिल्कुल इसी टॉपिक पे एक और सेम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, प्रोपाइन एंड प्रोपीन can be distinguished by प्रोपाइन और प्रोपीन में हम अंतर कर सकते हैं। प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय dilute camenophore solution, concentrated H2SO4 solution, ammonical silver nitrate। तो आंसर हो गया ammonical silver nitrate solution and Br2CCl4। तो देखो ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। H2SO4 के साथ दोनों एडिशन रिएक्शन करेंगे तो वो भी कॉमन है। तो प्रोपाइन और प्रोपीन, तो प्रोपाइन के पास टर्मिनल हाइड्रोजन की सिचुएशन है, प्रोपाइन हैविंग टर्मिनल हाइड्रोजन। और अगर टर्मिनल हाइड्रोजन है तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा एंड इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से रिलेटेड विद द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब उसको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम टॉपिक पर एक क्वेश्चन आया आगे, विच with ammonical cuprous chloride solution with ammonical cuprous chloride solution with ammonical cuprous chloride
ammonical cuprous chloride solution, with ammonical cuprous chloride solution, red precipitate is obtained. Red precipitate is obtained. Red precipitate is obtained. और कौन सा वो केमिकल होगा जो इनमें से रेड प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा? मीथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन और C3H6। तो ये अगला क्वेश्चन फिर से सिंपल है, एसिटाइलिन, बिकॉज एसिटाइलिन हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। ये टेस्ट कौन देगा? एसिटाइलिन देगा, क्योंकि एसिटाइलिन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। देयर इज एसिडिक हाइड्रोजन इन एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एसिटाइलिन। ओके, तो आप देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और कितने आसानी से बन रहे हैं। कहीं कहीं पे तो थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव प्रोपाइन? which of the following which of the following give propine? which of the following give propine? कौन सा इनमें से प्रोपाइन देगा? which of the following give propine? the options are Al4C3, aluminum carbide is called methanoid, Mg2C3, CaC2 और Be2C, ये ऑप्शंस हैं। तो इनमें से एल्यूमिनियम कार्बाइड मीथेन प्रोड्यूस करता है, बेरिलियम कार्बाइड मीथेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बाइड प्रोड्यूस मीथेन, बेरिलियम कार्बाइड प्रोड्यूस मीथेन, Be2C प्लस वाटर, इट प्रोड्यूसेस मीथेन गैस, है ना। Al4C3 plus 12 water, it produces methane gas. Calcium carbide CaC2, तो कैल्शियम कार्बाइड प्रोड्यूसेस acetylene gas. कैल्शियम कार्बाइड क्या प्रोड्यूस करता है? acetylene गैस प्रोड्यूस करता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3 प्लस वाटर, Mg2C3 प्लस वाटर इज प्रोड्यूसिंग प्रोपाइन। तो सभी रिएक्शंस मैंने आपको करके दिया है। तो मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोपाइन प्रोड्यूस करता है। 2005 का क्वेश्चन है ये, 2005 एम्स 2005। तो मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोड्यूस द प्रोपाइन, मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोपाइन को प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोड्यूसेस प्रोपाइन। तो कमांडोज क्या ध्यान रखना है? क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाएंगे तो जो थोड़ी बहुत चीजें कम हैं जहां पे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं ना कहीं एंगल चेंज रहते हैं क्वेश्चन के, तो वो चीजें भी आपको क्लियर हो जाएगी। आपके जो जीओसी के कॉन्सेप्ट हैं और हाइड्रोकार्बन्स हैं, दोनों मिला करके ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The boiling point of structure for saturated hydrocarbons are given. The boiling point of 4 saturated hydrocarbons are given. Boiling point of 4 saturated hydrocarbons are given. Boiling point of 4 saturated hydrocarbons are given. Which boiling point suggests the maximum number of carbon atom? Which boiling point suggests the maximum number of carbon atom? Maximum number of carbon atom, maximum number of carbon atom, maximum number of carbon atom. Which
Boiling point suggests the maximum number of carbon atom in the molecule. मतलब किस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा कार्बन होंगे वो फाइंड आउट करना है। और बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट इज -162 डिग्री सेंटीग्रेड। बी का जो बॉइलिंग है -86.6 सी का बॉइलिंग है -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सब डिग्री सेंटीग्रेड में है। और डी का बॉइलिंग है -42.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे ज्यादा कार्बन, तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने बॉइलिंग के लिए? लॉन्गर द कार्बन चेन जितनी बड़ी होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to length of carbon chain. Boiling point is directly proportional to length of carbon chain. अब उस क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखो आप। Boiling point is directly proportional to length of carbon chain means longer chain, जितने ज्यादा कार्बन की चेन होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा डिजिट कौन सी है? द हाईएस्ट डिजिट इज -0.5 डिग्री, लगभग 0 के आसपास। बाकी सब कहां है? बहुत ज्यादा नेगेटिव में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कार्बन किस में होंगे? जिसका बॉइलिंग पॉइंट इनमें से सबसे ज्यादा होगा। तो द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें से जो दिए हुए ऑप्शंस हैं इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग किसका होगा? -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो हायर the length of carbon chain, higher the boiling point. Higher the length of carbon chain, higher the boiling point. Carbon chain की length जितनी ज्यादा होगी boiling point उतना ज्यादा होगा। Higher the length of carbon chain, higher the boiling point. Higher the length of carbon chain, higher the boiling point. अब एक क्वेश्चन फिर से, the ortho-para directing group among the following. The ortho-para directing group among the following. Ortho-para directing group among the following. कौन सा ग्रुप इसमें से ortho-para directing है? ए ऑप्शन है COOH। तो COOH बेंजोइक एसिड का COOH, तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है COOH के पास। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड आ रहा है तो मोस्टली इट इज मेटा डायरेक्टर। तो ये कंपाउंड कैसा है? मेटा डायरेक्टर है। दिस इज मेटा डायरेक्टर बिकॉज डबल बॉन्ड ग्रुप है। COOH इज द मेटा डायरेक्टर। दूसरा ऑप्शन है CN, फिर से 6 इलेक्ट्रॉन है, अगेन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो अगेन इट इज मेटा डायरेक्टर। मैंने आपको बोला था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले सब मेटा डायरेक्टर होंगे केवल NO को छोड़कर। अगला ऑप्शन सी इज देयर, COCH3, अगेन डबल बॉन्ड इज देयर इन स्ट्रक्चर। और फिर से ये 2 और ये 4 6 इलेक्ट्रॉन है, शॉर्ट ऑक्टेट है। और लास्ट ग्रुप यहां पे देखिए, ग्रुप काफी कंफ्यूजिंग है लेकिन आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। NH, तो आंसर तो डी है, ये तो कंफर्म हो गया है। NHCOCH3, तो NHCOCH3 इज ऑर्थो-पैरा डायरेक्टर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इज देयर। लोन पेयर अभी यहां पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इट इज ऑर्थो-पैरा डायरेक्टर ग्रुप। तो दीज आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एम्स एग्जाम्स। और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है? पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। जब आप उनको बार बार सॉल्व करेंगे तो थोड़े बहुत अगर कहीं पर कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो वो चीजें भी आपको 100% क्लियर हो जाएगी। ओके कमांडोज, थैंक यू। Hi. To become an official commando of Biomentors,
Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download BioMentors online app from Google Play Store.